एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हम पिछले अपने व्याख्यानों में या अपने पिछले लेक्चर्स में बौद्ध राजनीति पर बात की थी। बौद्ध राजनीति के बाद इस पेपर में दूसरा अध्याय है जैन राजनीतिक परंपरा। तो हम जैन राजनीतिक परंपरा को भी आज ही शुरू करना चाहते हैं। 10वीं शताब्दी में जिन जैन आचार्यों ने राजनीतिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया, उनमें से एक है सोमदेव सूरी। जैन राजनीतिक परंपरा का मुख्य स्तंभ सोमदेव सूरी हैं। वो राजनीतिक चिंतनकार हैं। मनु और कौटिल्य के समान उन्होंने राजनीतिक चिंतन की परंपरा गढ़ी, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है नीतिवाक्यामृतम। सोमदेव सूरी ने नीतिवाक्यामृतम नामक ग्रंथ की रचना की और यह राजनीतिक ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र के समान है। तो जैन राजनीतिक परंपरा के सारे संदर्भ नीतिवाक्यामृतम से लिए जा सकते हैं। वस्तुतः नीतिवाक्यामृतम ही जैन राजनीतिक परंपरा का मूल केंद्र है, बिंदु है। इस ग्रंथ के अंत में जो प्रशस्ति गाई गई है उससे पता चलता है कि सोमदेव ने ही यशस्ति लक चंपू नामक काव्य की रचना की है। यशस्ति लक चंपू एक धार्मिक रोमांचकारी कथा है जिसमें से एक युवा तपस्वी अपने पूर्व जन्म उज्जैनी के राजा की स्मृतियों का वर्णन करता है। मतलब जैन राजनीतिक परंपरा का मूल जो केंद्र है वह उज्जैनी है और उज्जैनी का राज्य ही जैन राजनीतिक परंपरा का मूल केंद्र है। इसमें कई शासन संबंधी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। युवा तपस्वी कहता है कि वह राजा के रूप में अपनी प्रजा के मामलों की स्वयं सभा भवन में देख रेख किया करता है। मतलब राजा अपने राज्य उज्जैनी नामक राज्य की जनता का देख रेख सभा भवन से करता था। सभा भवन मतलब जैसे आज की संसद। मतलब जैन राजनीति में राजनीति का क्रियाकलाप संसद भवन होता था, संसद होता था। अपने राज्य के प्रशासन के लिए एक ऐसे मंत्री की योग्य मंत्री की छांट की थी जो जनता की रक्षा की व्यवस्था करे। मतलब जैन राजनीति में जनता की रक्षा की व्यवस्था करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा ही सेना और कोष की वृद्धि का मूल है। जैन राजनीति कहती है कि प्रजा ही सेना का भी मूल है, प्रजा ही राज्य की कोष का मूल है। इसलिए प्रजा जो कोष और सेना का मूल हो उसकी सुरक्षा करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। जैन राजनीति में लिखा हुआ है कि मंत्री ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थी न हो, मंत्री सत्य परामर्श देने वाला हो। यदि मंत्री राजा की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला हुआ तो वह प्रजा को नष्ट करेगा, और यदि जनता की इच्छा के अनुसार मंत्री काम करेगा तो वह अपने आप को नष्ट कर लेगा। इसलिए प्रजा कर ले, परंतु यदि उसने झूठा परामर्श राजा को दिया तो वह राज्य सभी को नष्ट कर देगा। तो जैन राजनीति की सबसे बड़ी चिंता है कि राज्य का संरक्षण, और राज्य का संरक्षण में सबसे बड़ी चिंता है कि मंत्री आदर्शवादी होने चाहिए, मंत्री निष्पक्ष होने चाहिए, मंत्री राष्ट्रभक्त होने चाहिए। नीतिवाक्यामृतम में जैन राजनीतिक परंपरा का व्यापक दर्शन दिखाई पड़ता है। यशस्ति लक चप्पू में सोमदेव ने लिखा कि उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार जैन राजनीति का विकास किया। मतलब जैन राजनीति ने भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा को स्वीकार किया है। उसने अपने गुरुओं का नाम लिया। उसने लिखा कि मम गुरु विशालाक्ष, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम रचयिता है, परीक्षित जो महाभारत से जुड़ता है, पराशर जो स्मृतियों से जुड़ता है, भीष्म जो महाभारत से जुड़ता है, भरद्वाज जो अर्थशास्त्र से जुड़ता है। ये सारे के सारे विचारकों को
जैन राजनीति राजनीतिक विचारक के रूप में श्रुतिपथ मजंत नाम की संज्ञा देता है, जो श्रुति के पथ पर जनता को चलाने की बात करता है, जो श्रुति के पथ पर जनता को ले जाने की बात करता है। सोमदेव वैदिक काल से चलने वाली राजनीतिक परंपरा को वैसे के वैसे स्वीकार कर लेते हैं। वो बौद्ध राजनीति की तरह वैदिक परंपरा से विरोध नहीं करते, वैदिक राजनीतिक परंपरा के विद्रोह में अपनी बात नहीं करते, वे वैदिक परंपरा की राजनीति को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जैन राजनीति को वैदिक राजनीति की एक शाखा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सोमदेव ने राज्य की वंदना की। जैन राजनीति राज्य की वंदना करता है। राज्य की वंदना करना अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि जैन राजनीति राज्यवादी है, राज्य से ऊपर किसी को नहीं मानता। राज्य को ही उसने धर्म अर्थ काम की सिद्ध करने वाला बताया। राज्य के ही माध्यम से जनता की सभी इच्छाओं, जनता की सभी मनोभाव, जनता के सभी कल्याण का भाव सिद्ध हो सकता है। जिसने मानव का अभ्युदय निःश्रेयस हो वही धर्म है। उसने धर्म की परिभाषा दी कि धर्म वो नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है, धर्म बकवास नहीं है, धर्म मानववाद का प्रतीक है। जो मानव के निःश्रेयस और अभ्युदय की बात करे वही धर्म है, और जो जनता के अभ्युदय और निःश्रेयस के विपरीत बात करे वह अधर्म है। अधर्म का नाश राज्य का कर्तव्य है। जैन परंपरा में अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया। अहिंसा से व्रतहीन का जीवन स्वर्गदायक होता है। राज्य समाज में ऐसा पर्यावरण निर्मित करे जो अहिंसा का विस्तार करता हो। राज्य में त्याग का प्रसार होना चाहिए, राज्य में असत्य का त्याग होना चाहिए। ऐसा भाव उत्पन्न करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। सोमदेव ने सोमदेव ने राज्य या समाज किसी को दान देने की भर्त्सना की। राज्य या समाज को दान नहीं देना है, राज्य या समाज स्वयं दान देंगे, जिसमें राज्य और समाज आश्रितों का भरण पोषण करेंगे। राज्य और समाज धर्म के प्रतिकूल होने की स्थितियों को रोकेंगे। राज्य का काम कीर्ति और यश प्राप्त करना नहीं है, जनता के लिए यश जुटाना, जनता के लिए यश कीर्ति बनना राज्य का प्रथम कार्य, प्रथम मूल कारण है। जैन राजनीतिक परंपरा कहती है कि याचक को दान दिया जाना चाहिए, जो भी मांगे उसको दान दीजिए और उसका उपयोग कल्याणार्थ किया जाना चाहिए। जैन राजनीतिक परंपरा ने कहा कि एकांत लोभी व्यक्ति चाहे वह राज्य का नेतृत्व ही क्यों ना हो, उसका कोई औचित्य नहीं। राज्य का नेतृत्व यदि लोभी है तो उस राज्य के नेतृत्व से कोई मतलब नहीं है। किसी राज्य में दरिद्र अथवा गरीबी या असहायता होती है तो वह राज्य ठीक नहीं है। मतलब गरीबी उन्मूलन की बात ही जैन राजनीतिक परंपरा करती है, असहायता उन्मूलन की बात जैन राजनीतिक परंपरा करती है, दरिद्रता उन्मूलन की बात जैन राजनीतिक परंपरा करती है। ऐसे लोगों को जो गरीब हों, दरिद्र हों, असहाय हों, उनके लिए राज्य को खड़ा होना चाहिए और समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने में राज्य की भूमिका का निर्वाह होना चाहिए। सोमदेव ने अर्थ की परिभाषा दी है, जिसमें समस्त कार्य अथवा योजनाएं सिद्ध हों, जिससे बहुत अच्छी परिभाषा है अर्थ की जैन राजनीति में, जिस तत्व से समस्त कार्य होते हों और जिस तत्व से सारी की सारी योजना कार्यान्वित होती हो, वही अर्थ है अथवा धन है। धन से ही राज्य अपने सभी जन कल्याण की योजनाएं लागू करता है। वही राज्य धनी माना जाता है जो अर्थानुबंध से धर्म का उपयोग करता है, बेकार खर्च नहीं करता। अर्थानुबंध, धन का अनुशासित अनुबंध, अर्थानुबंध से अर्थ का उपयोग करता है। यही राज्य का उद्देश्य भी है। सोमदेव के अनुसार अप्राप्त धन को प्राप्त करना, प्राप्त धन की रक्षा करना और सुरक्षित धन की वृद्धि करना अर्थानुबंध है। अर्थानुबंध की परिभाषा दी
फिर से सुन लीजिए, जैन राजनीति में अर्थानुबंध की क्या परिभाषा है? अप्राप्त धन को प्राप्त करना, प्राप्त धन की रक्षा करना और सुरक्षित धन में वृद्धि करना अर्थानुबंध है। सोमदेव ने वृद्धि किए हुए धन का समानता के आधार पर व्यक्तियों में वितरण करने की बात की है, जैन राजनीति में की गई है। उपार्जित धन को बिना किसी विवेक के, जो राजा उपार्जित धन को बिना किसी विवेक के खर्च करता है उसे तादात्विक कहते हैं, अपराधी कहते हैं। पिता, पितामह या परंपरा से प्राप्त धन को जो अन्यायपूर्वक उड़ाता है उसे मूलहर कहते हैं, वो उसे और अपराधी कहते हैं। सेवकों, कर्मचारियों, स्वयं को कष्ट में रख करके जो धन संग्रह करता है वह राज्य नष्ट हो जाता है, उसे कदर्भ कहते हैं। जो राजा धर्म और अर्थ को ध्यान में रखकर काम का सेवन करता है उसी के राज्य में प्रजा सुखी होती है। फलतः राजा को त्रिवर्ग का सेवन समरूप से ढंग से करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से एक का अधिक सेवन करने से एक को भी वृद्धि होती है किंतु दो में बाधा पहुंचती है। मतलब समन्वय होना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम में समन्वयात्मक भाव होना चाहिए। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई आगे, कोई पीछे नहीं होना चाहिए। सोमदेव स्पष्ट करते हैं कि जो राजा अथवा राज्य सुख भोग त्याग कर धन का उपार्जन करता है वह दूसरों के लिए बोझ होने के बराबर काम करता है। जिन ऐश्वर्य से इंद्रियां और मन प्रसन्न रखें वह ऐश्वर्य व्यर्थ है। सोमदेव के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य सबकी प्रसन्नता है। जैन राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जैन राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन राजनीति का उद्देश्य है सबको प्रसन्न रखना, सबको प्रसन्नता से युक्त रखना, सबको प्रसन्नता का ध्यान देना। इसलिए समस्त राजनीतिक व्यवस्था प्रसन्नता का ही कारक है। जैन राजनीतिक परंपरा कहती है कि समस्त राजनीतिक संस्थाएं, समस्त राजनीतिक परंपराएं का एक उद्देश्य है, वह उद्देश्य है मात्र प्रसन्नता। प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अति जितेंद्रिय होना आवश्यक है। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं उसको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। प्रिय वस्तु से अधिक अनासक्त होना जरूरी है और प्रतिकूल में प्रवृत्ति न होने का नाम इंद्रिय जय है। फलतः अर्थशास्त्र का अध्ययन भी इंद्रिय जय का कारण है। जैन राजनीति कहती है कि राजनीति का उद्देश्य इंद्रिय जय है। राजनीति लोगों के इंद्रिय पर विजय करने को प्रेरित करती है। कामी राजा का पुरुष असाध्य रोगी जैसा है। जो राजा कामी है, जो राजा दुष्ट है, जो राजा शोषक है, वह राजा असाध्य रोगी है और असाध्य रोगी का वध किया जाना चाहिए। स्त्रियों पर अत्यंत आसक्त, धन, धर्म और शरीर का क्षय। स्त्रियों की बात, जो लोग स्त्रियों पर अधिक आसक्ति रखते हैं, जो राजा स्त्रियों के आसक्ति पर अपने राज्य के शासन को भूल जाता है वह अपने शरीर को नष्ट कर देता है। अरिखट समुद्देश में सोमदेव ने राजा के दासों का वर्णन किया है। युक्तिपूर्वक प्रयोग न करने पर राजाओं के लिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष, यह 6 प्रकार के भीतरी शत्रु, आंतरिक शत्रु हैं। राजा को कामासक्त नहीं होना चाहिए। शत्रु की शक्ति और स्वयं की इच्छा का विचार किए बिना क्रोध करना राज्य के नाश का कारण बनता है। राजा को लोभ से सर्वथा बचना चाहिए। जो दान के योग्य है उसको दान न देना और दूसरे की धन संपत्ति को ले लेना लोभ है। दुराग्रह न छोड़ना और शास्त्रोपदेश या शिष्टोपदेश को न स्वीकार करना मान है। कुल, बल, ऐश्वर्य, रूप और विद्या आदि का अपने में अहंकार के रूप में रखना, दूसरों के उत्कर्ष और अभ्युदय का खंडन करना ईर्ष्या है और यह मद है। बिना कारण किसी दूसरे को दुख देना और अर्थ संग्रह से पुरुषित होना यह शोषण है। राज्य या राजा नेतृत्व की परिभाषा करते हुए जैन राजनीतिक परंपरा स्पष्ट करती है कि अपने अनुकूल आचरण करने वालों के प्रति इंद्र के समान सुखदायी होना चाहिए, प्रतिकूल आचरण करने वालों के प्रति
यमराज की तरह काम करना चाहिए और उसे कठोर दंड देना चाहिए। सोमदेव यहाँ राजा के दैवी स्वरूप का भी समर्थन करते हैं। उनका दैवी स्वरूप उनके कार्य के सापेक्ष है, फलतः दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों की रक्षा राजा का कर्तव्य है। आज इतना ही, कल इसके आगे अपनी बात रखे जैन राजनीतिक परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करूंगा, ताकि जैन राजनीतिक परंपरा समाप्त हो सके।